नमस्कार बच्चों, बैठिए बैठिए। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त और जरूरी कविता पढ़ने जा रहे हैं। ये कविता है द ग्रीन हाउस इफेक्ट और इसे लिखा है कार्ल डेनिस ने। अब आप पूछेंगे कि सर ये तो साइंस का टॉपिक है, हम इंग्लिश क्लास में क्यों पढ़ रहे हैं? देखो बच्चों, साहित्य लिटरेचर सिर्फ प्यार और प्रकृति के बारे में नहीं होता। ये हमें हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों और बदलावों को समझने में मदद करता है। जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज आज की हकीकत है। ये कविता हमें दिखाती है कि अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जारी रहा तो हमारी आने वाली दुनिया कैसी दिखेगी। ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है, ये हमारे रहन सहन, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी शक्ति और हमारे जीवन के हर पहलू को कैसे बदल देगा, इस पर एक गहन विचार है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कविता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम आज क्या कर रहे हैं। हमारे कवि कार्ल डेनिस एक अमेरिकी कवि हैं। इनका जन्म 1939 में हुआ था। इन्होंने कविता की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इन्हें पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री भी मिल चुका है, जो साहित्य के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा सम्मान है। डेनिस की कविताएं अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी और बड़ी बड़ी समस्याओं के बीच एक अनोखा संतुलन बिठाती हैं। वह बहुत सीधे और सरल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर उनका विचार बहुत गहरा होता है। इस कविता में भी वो किसी वैज्ञानिक की तरह डरा नहीं रहे, बल्कि एक आम नागरिक की तरह बता रहे हैं कि बदलाव कैसा महसूस होगा। उन्होंने अपनी कविताओं में आज के समाज, उसकी चिंताओं और भविष्य की कल्पनाओं को बहुत सटीकता से पकड़ा है। कविता का शीर्षक और प्रकार। कविता का शीर्षक है द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका मतलब है ग्रीन हाउस प्रभाव। ये तो वही है न जिसमें धरती का वातावरण धीरे धीरे गर्म हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हवा में छोड़ रहे हैं। जैसे ग्रीन हाउस में कांच की दीवारें गर्मी को अंदर कैद कर लेती हैं, वैसे ही ये गैसें धरती की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। कविता का प्रकार। इसे हम एक तरह की लिरिकल नैरेटिव या रिफ्लेक्टिव पोएम कह सकते हैं। ये मुक्त छंद फ्री वर्स में लिखी गई है, यानी इसमें कोई निश्चित तुकबंदी या मीटर रिदम नहीं है, पर यह एक कहानी या एक कल्पना को एक संगीतमय अंदाज में बयान करती है। यह कवि का चिंतन है कि भविष्य कैसा होगा। चलिए अब कविता को पढ़ते हैं। तैयार हैं? स्टैंजा 1, एक बदलता भूगोल, अ चेंजिंग ज्योग्राफी। The gradual warming trend will likely go on, and the grain belts begin to slide closer to the poles. The plain states will be abandoned as giant dust bowls. Greenland and Antarctica will join the new great powers. देखिए, कवि कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये गर्मी बढ़ती ही जाएगी। अब जब गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा? जो इलाके खेती के लिए सबसे अच्छे हैं, जैसे जहां गेहूं ग्रेन उगता है, वो उत्तर ध्रुव पोल्स की तरफ यानी ठंडे इलाकों की तरफ खिसकने लगेंगे। जैसे अभी भारत में पंजाब और हरियाणा खेती के लिए अच्छे हैं, पर गर्मी बढ़ी तो शायद कहीं और खेती करनी पड़े। और जो हमारे मैदानी राज्य प्लेन स्टेट्स हैं अमेरिका के, वो विशाल धूल के कटोरे जायंट डस्ट बोल्स बन जाएंगे, यानी जमीन सूख जाएगी, खेती खत्म और बस धूल ही धूल उड़ेगी। जैसे हमने इतिहास में पढ़ा है कि सूखा पड़ने पर लोग कैसे पलायन करते थे। पर यहाँ एक मजेदार पर डरावना बदलाव हो रहा है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका, जहाँ अभी सिर्फ बर्फ है, वो नई बड़ी ताकतें न्यू ग्रेट पावर्स बन जाएंगी। क्योंकि जब बर्फ पिघलेगी तो वहाँ जमीन निकलेगी, शायद खेती लायक पानी भी मिले और उनका महत्व अचानक बढ़ जाएगा। स्टैंजा 2, गरीबी और सादगी, पॉवर्टी एंड सिंप्लिसिटी। Even if we play them off against each other, for more aid, we'll still be poorer than we are now. Life will be different, good tillable land so dear. The suburbs will give way to farms, the cities fill up again with people too poor to own cars. कवि कह रहे हैं कि भले ही हम इन नई ताकतों जैसे ग्रीनलैंड से आपस में लड़कर मदद एड लेने की कोशिश करें, फिर भी हम आज से ज्यादा गरीब हो जाएंगे। अब सोचने वाली बात है, क्यों? क्योंकि सबसे कीमती चीज यानी खेती की अच्छी जमीन, गुड टिलेबल लैंड, इतनी दुर्लभ, डियर और महंगी हो जाएगी कि हमारी बाकी सारी दौलत कोई मायने नहीं रखेगी। जिंदगी बहुत बदल जाएगी। ये जो शहरों के बाहर की बस्तियां, सबर्ब्स हैं, जहां बड़े बड़े घर होते हैं, वो खेतों, फार्म्स में बदल जाएंगी। क्योंकि खाना उगाना सबसे जरूरी हो जाएगा। और क्या होगा? शहर फिर से लोगों से भर जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इतने गरीब होंगे कि उनके पास कार्स नहीं होंगी। कहानी, उदाहरण। बच्चों याद है, हमारे दादा दादी के जमाने में ज्यादातर लोग खेतों में काम करते थे और कारें बहुत कम होती थीं। कवि कह रहे हैं कि हम पीछे की ओर जा रहे हैं। हमारी आधुनिक सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, यानी पर्यावरण का नुकसान हमारी आर्थिक तबाही भी लाएगा। स्टैंजा 3, एक बदला हुआ शहर, अ चेंज्ड सिटीस्केप। Walking to work or crowding on trolleys, we'll move down streets lined with practical nut trees, not elms and oaks, with vegetables crowding the front lawns. The tax base will be too small to support the public buildings. अब जब कारें नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे? हम पैदल काम पर जाएंगे या फिर ट्रॉली यानी पुरानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खचाखच भरकर यात्रा करेंगे।
सड़कों के किनारे जो अभी सुंदर दिखने वाले पेड़ हैं, जैसे एल्म्स या ओक्स, वो नहीं होंगे। उनकी जगह काम आने वाले पेड़ प्रैक्टिकल नट ट्रीज होंगे, जिनसे खाने की चीजें मिलती हैं, जैसे अखरोट या बादाम के पेड़। और घरों के सामने जो हरा भरा लॉन होता था, उसमें अब सब्जियां उगी होंगी। कल्पना कीजिए, आपका दोस्त आपको घर बुलाता है और उसकी फ्रंट लॉन में टमाटर और बैंगन लगे हैं। ये मजेदार है ना? ये दर्शाता है कि अब खाना उगाना कितना आवश्यक हो गया है। सबसे बड़ी बात, सरकार के पास टैक्स के रूप में पैसा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोग गरीब हैं, खेती कर रहे हैं, तो सार्वजनिक इमारतें, पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे लाइब्रेरी या सिटी हॉल को संभालने के लिए पैसा नहीं होगा। स्टैंजा 4, विरासत को बचाना, सेविंग द हेरिटेज। We'll have to donate hours after work each week to rake the lawn of the library and city hall, to tuck point the chimney of the federal building, if we don't want the place to fall like temples in Rome. Don't want sheep to graze in our squares, as they grazed in the Forum for 1,000 years. क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो हम आम नागरिकों को ही अपना समय दान करना पड़ेगा। काम खत्म करने के बाद हमें हर हफ्ते कुछ घंटे देने होंगे। क्यों? लाइब्रेरी और सिटी हॉल का कचरा साफ करने के लिए, या फेडरल बिल्डिंग की दीवारों की मरम्मत, टक पॉइंट द चिमनी करने के लिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो ये इमारतें गिर जाएंगी, जैसे रोम के प्राचीन मंदिर गिर गए थे। ये कवि की एक ऐतिहासिक तुलना है। वह हमें याद दिला रहे हैं कि जो सभ्यताएं अपनी विरासत नहीं बचाती, उनका क्या हाल होता है। कवि कहते हैं कि हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे चौराहों पर, जहां अभी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, वहां भेड़ें घास चरें, शीप टू ग्रेज, जैसे हजारों सालों तक रोम के पुराने फोरम में होता रहा था। सवाल, आप एक इंजीनियर हैं, पर शाम को आपको अपने स्कूल की दीवार ठीक करनी पड़ रही है। कैसा लगेगा? थोड़ा अजीब, पर जरूरी। ये दिखाता है कि सामुदायिक जिम्मेदारी, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हमें बचाएगी। स्टैंजा 5, एक नई राष्ट्रीय पहचान, अ न्यू नेशनल आइडेंटिटी। With a little effort, the country will go on. So what if we've lost our high place to stronger Carthages, whose far-flung fleets will be loaded with merchandise cheaper than ours? We'll be glad to watch from the beach as the lights from Korean armadas pass on their endless patrols around the world. कवि एक आशावादी बात कह रहे हैं। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हमारा देश चलता रहेगा। वो कहते हैं, तो क्या हुआ अगर हमने अपना ऊंचा स्थान, हाई प्लेस, उन मजबूत कार्टेजेस को खो दिया है? यहाँ कार्टेजेस एक ऐतिहासिक संदर्भ है। प्राचीन समय में कार्टेज एक बहुत शक्तिशाली व्यापारिक साम्राज्य था, जिसे रोम ने हराया था। कवि इस शब्द का इस्तेमाल नई व्यापारिक ताकतों के लिए कर रहे हैं, जैसे कि एशियाई देश। इन नई ताकतों के पास दूर दूर तक फैले बेड़े, फार फ्लंग फ्लीट्स होंगे, जिनमें हमारे सामान से सस्ता माल, चीपर मर्चेंडाइज भरा होगा। यानी हम आर्थिक शक्ति खो चुके होंगे। पर हम क्या करेंगे? हम समुद्र के किनारे बीच से खुशी खुशी देखेंगे जब कोरियाई बेड़े, कोरियन आर्माडास की रोशनी पूरी दुनिया में गश्त लगाती हुई गुजरेगी। ये उल्लेख दिखाता है कि भविष्य में एशियाई देश शायद आर्थिक महाशक्ति बन जाएंगे। विचित्रता, आयरनी, हम पिछड़ गए हैं पर हम फिर भी खुश हैं। क्यों? शायद क्योंकि हमने जिंदगी के छोटे सुखों में संतोष ढूंढना सीख लिया है। स्टैंजा 6, सुकून और संतुष्टि, पीस एंड कंटेंटमेंट। Let them have their little time in the sun, we'll say to ourselves as we begin to sway to the strains of our native beach band, ignoring the hits from the Arctic on the radio. हम खुद से कहेंगे, चलो उन्हें भी थोड़ी देर धूप में अपनी चमक दिखाने दो, टाइम इन द सन। ये एक तरह का शांत विनम्र स्वीकार है कि हमारी दौर खत्म हो गया है। और हम क्या करेंगे? हम समुद्र किनारे बैठकर अपने स्थानीय बैंड, नेटिव बीच बैंड की धुन पर झूमना शुरू कर देंगे। सबसे दिल छू लेने वाली लाइन है, हम रेडियो पर आर्कटिक से आने वाली खबरों को अनसुना कर देंगे। ये आर्कटिक की खबरें शायद यही होंगी कि बर्फ पिघल रही है, मौसम बिगड़ रहा है, यानी दुनिया की परेशानी। कवि का मतलब है कि हम बड़ी दुनिया की चिंता और दौड़ को छोड़कर सादगी, संगीत और आपस के रिश्ते में सुकून ढूंढ लेंगे। हम अपनी छोटी सी दुनिया में संतुष्ट हो जाएंगे। भाव, ये कविता डर से शुरू होती है, पर शांत स्वीकार और एक नई तरह की सादगी भरी आशा पर खत्म होती है। हम गरीब हो जाएंगे, पर शायद ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमने जरूरी और गैर जरूरी के बीच का फर्क सीख लिया है। सत्र का सार, सेशन समरी। कविता के मुख्य विषय, थीम्स एंड की आइडियाज। भविष्य का भूगोल, फ्यूचर ज्योग्राफी, खेती के क्षेत्र का ठंडे प्रदेशों की ओर खिसकना, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का महत्व बढ़ना। आर्थिक विपत्ति, इकोनॉमिक डिक्लाइन, जलवायु परिवर्तन से गरीबी बढ़ना और दुनिया की शक्ति का संतुलन बदलना। सादगी की ओर वापसी, रिटर्न टू सिंप्लिसिटी, कार, उपनगरीय घर, सबर्ब्स और सजावटी पेड़, एल्म्स ओक्स की जगह खेती, सार्वजनिक परिवहन और उपयोगी पेड़, नट ट्रीज का आना। सामुदायिक जिम्मेदारी, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार के कमजोर होने पर नागरिक ही मिलकर सार्वजनिक इमारतों को बचाएंगे। शांतिपूर्ण स्वीकार, पीसफुल एक्सेप्टेंस, शक्ति और व्यापार की दौड़ से हटकर स्थानीय सुखों और संगीत में सुकून ढूंढना। बच्चों,
मुझे उम्मीद है कि कविता का भाव आपके दिल को छू गया होगा। ये हमें डरने के लिए नहीं, बल्कि आज के जीवन की प्राथमिकताओं पर सवाल करने के लिए प्रेरित करती है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक इस कविता पर सोचिएगा। धन्यवाद।